हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाई लिक्विडिटी रेशोज़। रेशोज़ में लिक्विडिटी रेशोज़ फर्स्ट रेशो है। इसके बाद सेकेंड रेशो आती हैं आपकी सॉल्वेंसी रेशोज़। सॉल्वेंसी रेशोज़ क्या डिनोट करती हैं बच्चों? कि आपके पास फर्म में कितने लोन्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स फंड हैं, आपके लोन्स शेयर होल्डर फंड से एक्सेस हैं या उनसे लेस हैं, तो उसकी रेशो हम निकालते हैं यहाँ पर। देयर इज़ अ प्रोप्राइटरी रेशो विच शोज़ कि आपके पास फर्म में शेयर होल्डर्स फंड्स कितने हैं इन कंपैरिजन टू असेट्स। तो वन इज़ डेट इक्विटी रेशो, अनदर इज़ शेयर होल्डर फंड्स प्रोप्राइटरी रेशो। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों, सॉल्वेंसी रेशोज़ में फर्स्ट रेशो आती है डेट इक्विटी रेशो। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंसी रेशो में हम स्टडी करेंगे। टुडेज टॉपिक इज सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशो में जो फर्स्ट है आपकी, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो डिनोट्स द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स जो हमने एक्वायर करे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। तो इसकी मैं आपको कैलकुलेशन सिखाती हूँ। यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर्स दे रखी हैं। तो इसमें आप क्या क्या कंसीडर करेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स में आप क्या लेंगे बच्चों? आपको दिए हुए डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, दे आर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, 4,50,000। एंड वन इज लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया था, वो भी आपका क्या है बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन्स का पार्ट है। तो आप इन दोनों को लेंगे, लोन फ्रॉम बैंक को एंड डिबेंचर्स को। लोन फ्रॉम बैंक इज 3,50,000। यहाँ इन्हें हम ऐड करेंगे, 8 लाख आपका आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स। अब नाउ द टर्न इज कि आप शेयर होल्डर्स फंड में क्या लेते हैं बच्चों? ये आपको इसके कंपोनेंट्स लर्न करने पड़ेंगे सो दैट आपका कोई भी कंपोनेंट मिस ना हो शेयर होल्डर्स फंड्स का, अदरवाइज टोटल रॉन्ग आएगा आपका अगर आप इन्हें लर्न नहीं करेंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट आप लेंगे इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, देन आप लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी इसका पार्ट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का आपका बैलेंस है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस है बच्चों 1 लाख। नेक्स्ट जनरल शेयर होल्डर फंड में आपका आया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, उसका बैलेंस दे रखा है बच्चों 1,30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 40,000 आएगा, 70,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख 530 6 लाख, ये टोटल हुआ आपका 6,40,000। तो अब आप इसे डिवाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं आपके 8 लाख और ये है आपका 6,40,000। तो आप इसकी रेशो कैलकुलेट करेंगे बच्चों। रेशो आ रही है आपकी ये 5:4। ये आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन, दैट इज़ 5:4। फर्दर डिवाइड करेंगे, इट इज़ 1.25:1। तो यहाँ पर आपका आंसर आया है 1.5:1। अब अगर बच्चों यहाँ पर मैंने जनरल रिजर्व लिया है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम,
सिक्योरिटी प्रीमियम को आप इग्नोर कब करेंगे? अगर आपको बच्चों क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्ड दिया है तो आपको ये अजम्पशन लेनी है, आप बच्चों इसको लर्न करेंगे। जनरल रिजर्व दिया है तो आप जनरल रिजर्व भी लेंगे एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी। बट इफ रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है तो आपको अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम लेने की नीड नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोनों आइटम्स गिवन है तो आप ओनली रिजर्व्स एंड सरप्लस को कंसीडर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम आप नहीं लेंगे। बट अगर जनरल रिजर्व गिवन है तो आप जनरल रिजर्व भी लेंगे एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेंगे। तो ये इसका बच्चों एक फॉर्मूला है। इसको अदर मेथड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं हम। मेरे पास इसके लिए एक सेकेंड मेथड भी है इसकी रेशो के लिए, वो देखते हैं। तो इसके बाद बच्चों एक सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें टोटल असेट्स दे रखे हैं एंड टोटल लोन्स दे रखे हैं। टोटल असेट्स एंड टोटल लोन एंड वन मोर आइटम इज गिवन दैट इज करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? डेट में तो आपको टोटल लोन लेने होते हैं तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेट इक्विटी रेशियो में आपको लेने होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉट टोटल लोन्स, ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल लोन्स, टोटल डेट दैट इज 2,60,000 एंड करंट लाइबिलिटीज आर गिवन। करंट लाइबिलिटीज आर बच्चों 40,000। तो फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स आप क्या करेंगे? टोटल लोन्स में से करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, टोटल डेट में से करंट को हटा देंगे। अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दो 2,60,000 माइनस 40,000 इट विल बी 2,20,000। यहाँ आगे आपके बच्चों लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अपॉन में चाहिए होते हैं आपको शेयर होल्डर्स फंड। एंड नाउ हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर्स फंड, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंफ्यूजन है। शेयर होल्डर्स फंड का एक अनदर फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? टोटल असेट्स में से अगर आप करंट टोटल डेट को रिमूव कर दो, बिकॉज आपका क्या होता है बच्चों, लाइक ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ऑलवेज जो लाइबिलिटीज़ का टोटल है एंड असेट्स का वो इक्वल होता है। एंड क्वेश्चन में आपको टोटल डेट गिवन है दैट इज़ 2,60,000। तो ये श्योर है कि असेट्स भी आपके 2,60,000 ही होंगे, फाइन। और टोटल डेट्स आपके कितने गिवन है? देखो टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट, टोटल असेट्स गिवन है आपको 8,10,000। 8,10,000 अगर आपके टोटल असेट्स हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में ये इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या है 8,10,000। तो टोटल लोन है आपके 260। तो जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो क्या यहाँ पर होगा? शेयर होल्डर्स फंड। मतलब 810 में से अगर हम ये डिडक्ट कर दे 260, 5,50,000 आ गए आपके बच्चों शेयर होल्डर फंड। अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन हो और शेयर होल्डर फंड्स तो आप उन्हें डिवाइड कर देंगे। इफ़ दे आर नॉट गिवन डायरेक्टली, अदर ऑप्शन इज टोटल लोन में से आप करंट लाइबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करके आपके आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइन। एंड शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए आप क्या करेंगे? आपके बैलेंस शीट के दोनों फिगर्स ऑलवेज इक्वल होता है। यहाँ पर आपको टोटल असेट्स पता है एंड टोटल लाइबिलिटीज़ जो दे रखी हैं वो 260 हैं। तो टोटल असेट्स में से आप डेट लेस कर दीजिए तो इट विल बी शेयर होल्डर फंड, वो आ गया आपका 5,50,000। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आए थे यहाँ पर सॉल्व करके 2,20,000, आपने इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा था, और शेयर होल्डर्स फंड आए आपके 5,50,000। तो ये हो गया आपका 2/5
आपकी रेशो होगी 0.4:1। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो डेट इक्विटी रेशो का आया 0.4:1। तो इस टाइप से बच्चों आपको ये सभी मेथड्स पता होने चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी आ सकता है। एक और आजकल जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप से आपको आते हैं कि सपोज योर डेट इक्विटी रेशो इज़ 2:1। अब अगर आपको बताना है इस ट्रांजैक्शन से आपकी डेट इक्विटी रेशो पर क्या इफेक्ट आएगा, वेदर वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज। फॉर एग्जांपल आपने न्यू शेयर्स इशू करे, अब आप न्यू शेयर्स इशू करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज होंगे बट आपके लॉन्ग टर्म लोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या करा, शेयर्स इशू करे। आपके शेयर्स इशू करने से शेयर होल्डर फंड इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी इशू करे, आपके शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुए। अगर सपोज इनिशियली आपकी ये फिगर्स थी, इफ़ इन केस हम सपोज लेके चलें 2 लाख थे अगर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शेयर होल्डर फंड थे सपोज 1 लाख। अब अगर आपने 50,000 के शेयर होल्डर फंड इंक्रीज कर दिए, 150 हो गए, तो इससे क्या होगा, आपकी ये रेशो पर इनिशियली 2:1 थी, नाउ योर रेशो गेट्स डिक्रीज। तो इस टाइप से बच्चों क्या होता है, आपकी ये आती हैं रेशो वाइज आपको कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन होती हैं एंड आपको ये बताना होता है कि उसका आपकी रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है अब आपका इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। तो इशू ऑफ अगर आप डिबेंचर कर रहे हैं एंड फॉर कैश कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, डिबेंचर इशू करना क्या है, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्रीज हो जाए। सपोज आपके इनिशियली लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो हैं 2 लाख के। अब अगर हमने और शेयर्स और डिबेंचर इशू करे, आपके जो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स का बैलेंस है वो 2 लाख से इंक्रीज होकर हो गया 3 लाख सपोज, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स करें, आप एजम्पशन करेंगे अपने आप से ही कि 2 लाख इनिशियल था, अब 1 लाख के डिबेंचर इंक्रीज हुए तो वो 3 लाख हो गए, और हमारी जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड थे उस पर क्या इफेक्ट आया, डिबेंचर इशू करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इससे हमारी जो रेशो है वो क्या होगी, पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप से बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एंट्री का हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सपोज एक एडजस्टमेंट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप रीपे कर रहे हो लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स को, वापस दे रहे हैं। अब अगर सपोज आपके ये इनिशियल 2 लाख थे, ठीक है, एंड आपके शेयर फंड 1 लाख थे, आप लॉन्ग टर्म लोन्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये बैलेंस डिक्रीज हो रहा है सपोज 50,000 से, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, इससे आपके इस एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर जो बैलेंस है इट विल बी 1,50,000 एंड ये हो गया 1 लाख। तो यहाँ हमारी रेशो होगी 1.5:1। पहले के कंपैरेटिवली हमारी ये रेशो क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप से आपकी डिफरेंट कोई भी एक स्टेटमेंट आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू चेक वेदर आपकी रेशो इम्प्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है या देयर इज़ नो चेंज। ये आपको देखना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने माइंड में एक इमेजिनरी जो भी रेशो दिया उसके अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी फिगर्स लेके क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वेदर हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं या वो डिक्रीज हो रहे हैं, या शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज। तो ये सब एंट्रीज आपको आज क्लियर हो गई होंगी बच्चों। होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।